जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना होती है वो क्या है। थोड़ा बहुत तो वैसे ही मैंने आपको बताया हुआ था पहली क्लास में, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने उसके बारे में बात ही की थी। बट अभी फिलहाल हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आपका क्या होगा, वो आपका टॉपिक है बेटा क्या, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डिटेल। डिटेल में हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है आपका प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट पहले जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। बंटी, नीरज ठाकुर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। ठीक है बेटा, अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक से पहले जो हमने कल पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कल मैंने आपको पढ़ाया था ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम लोगों ने जाना था, संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, उसी से रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग, फ्रेमिंग, या आप जो कह सकते हैं क्या, उसी को आप लोग नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? अरे फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने जो है बेटा वो कौन सा वाला है, देखिए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान 1946 किसके अंतर्गत गठित संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट अप अंडर द व्हाट? कैबिनेट मिशन प्लान। मैं पोल दे रहा हूं बेटा, इसमें आप लोग आंसर कीजिए। जल्द 15 सेकंड वाला क्वेश्चन है, उससे ज्यादा लगने नहीं इसमें। कैबिनेट मिशनरी प्लान या कैबिनेट मिनिस्ट्री प्लान या फिर कौन सा प्लान, बताइए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर विच ऑफ द प्लान ऑफ 1946? बताओ जल्दी, कौन से प्लान के थ्रू ये काम किया गया था? सुमित जी हेलो, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो क्या होना चाहिए? 70% स्टूडेंट का आंसर अभी तक सही मेरे सामने आ चुका है, बल्कि 76 नहीं, ये तो बहुत कम हो गया। 60% स्टूडेंट है जिनका आंसर करेक्ट है। 60% स्टूडेंट का आंसर सही है। इसका मतलब कुछ बच्चों ने आज ही ज्वाइन किया है बेटा, जिन्होंने ज्वाइन किया वो पुरानी रिकॉर्डेड क्लास जरूर देखना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? कैबिनेट मिशन प्लान। विच इज द प्लान? कैबिनेट मिशन प्लान। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करना चाहता हूँ, कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मेंबर थे? नवीन अग्रवाल हेलो, कैसे हैं आप? हाउ मैनी मेंबर्स वर इन द, आप बताइए जल्दी से। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर थे उनका मेरे को बताएं, कितने मेंबर थे? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब सीधा सीधा आपका है कि संविधान सभा में, नहीं संविधान सभा नहीं, मैंने उल्टा लिख दिया। कैबिनेट मिशन प्लान बताओ, कैबिनेट मिशन प्लान। 3 बोल रहे हैं वो, मैंने दूसरा बताओ। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द, किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मिशन प्लान। पहले मैं लिख देता हूं फिर ऑप्शन देना। कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान। ईयर आपका कौन सा था? वो था आपका 1946। ठीक है, इस ईयर में था। तो इसमें कितने मेंबर थे भाई? 4 नहीं थे बेटा। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर हैं ओनली 3 मेंबर। 3 मेंबर में से कौन कौन मेंबर हैं उनके मैं नाम लिख देता हूं। एक था लॉरेंस, यस वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले हैं बेटा। 389, 299 आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कौन कितने हैं? लॉरेंस। सबसे पहला जो पॉइंट बंदा है उसका नाम क्या है? लॉरेंस। Second was A.V. Alexander. A.V. Alexander was the second. A.V. Alexander. A.V. Alexander. ठीक है, A.V. Alexander। उसके बाद जो तीसरा पर्सन है उसका नाम था स्टफर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टफर्ड क्रिप्स जो था वो थर्ड पर्सन था, स्टफर्ड क्रिप्स। ये 3 मेंबर थे। इसमें से चेयरमैन कौन था? इसमें से जो चेयरमैन जो था वो कौन था? तो चेयरमैन जो था उसका नाम था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो ये जो लॉरेंस साहब है ये है इसके चेयरमैन, इस कमीशन के अध्यक्ष। लॉरेंस वाज द चेयरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? भारतीय संविधान के गठन के दौरान 1940 में संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज द, हु वाज अपॉइंटेड एज द क्या?
कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। आंसर करेंगे, यू हैव टू आंसर ओनली विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड वाला है। क्रिप्स मिशन वाला तो बेटा क्रिप्स मिशन ही था, वो अलग है, वही वाला क्रिप्स मिशन वाला भी था, वो पहले भी आ चुका था 1942 में। बताइए जल्दी से। बताएं बच्चे, जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका होगा। कई सारे बच्चों के आंसर सही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा के आंसर्स करेक्ट नहीं हैं। ओनली 31% स्टूडेंट मेरे सामने हैं जिनका आंसर करेक्ट है। ओनली 31% स्टूडेंट, ये सही नहीं है बेटा, रिवाइज करते रहो, इसका मतलब आप रिवीजन की बहुत आवश्यकता है। क्वेश्चन तो आपके तभी अच्छे से हो पाएंगे, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रिवीजन मस्ट है बच्चे, ठीक है, रिवीजन इज मस्ट। बी एन राव, वैसे इनको बोलते थे बी एन राव। और हाँ, एक और फैक्ट मैं इनके बारे में बता देता हूँ। ही वेंट ही he went to 60 countries trip। he went to 60 countries trip। वे 60 देशों की यात्रा पर गए थे, वे 60 देशों की यात्रा 60 देशों की यात्रा पर गए थे, याद रखेंगे, ठीक है। 60 कंट्रीज का ट्रिप लगाया था। उसके पीछे का रीजन है क्यों गए थे, बिकॉज सबकी एक एक कॉपी हमको चाहिए थी। हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से बाहर से कॉपी किया है, बहुत सारे कंट्रीज से किया है ना। हाँ, वर्ल्ड टूर लगाया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास कोई भी मेल, जीमेल, ईमेल, फीमेल या व्हाट्सअप टाइप की या संदेश टाइप का कोई भी ऐप नहीं हुआ करता था। अगर आज वाला टाइम होता तो जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप गूगल बाबा पे सर्च करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ब्रिटेन वाले में क्या है, सभी में क्या है, सब पता लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उस टाइम की बात करता हूँ भाई, अगर मैं बात करता हूँ उस टाइम की, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम का तो सीधा सिस्टम था, उस टाइम ऐसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। आज क्या होगा, आज अगर आपको किसी का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, अगर आज आपको किसी का संविधान चाहिए, तो आप बात करेंगे किससे? मोदी जी से। मोदी जी क्या करेंगे, जॉन बिडेन साहब को एक कॉल करेंगे कि व्हाट्सअप करो 60 पेजेस, है कि नहीं। हाँ, लगभग 10-11 कंट्री मेन है, 10 से बहुत ज्यादा, 11 से वैसे लिया गया है, और 60 कंट्रीज का स्टडी किया गया है। तो बी एन राव इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। बेटा फैक्ट्स लिमिटेड होता है, फैक्ट से बहुत ज्यादा चीजें पॉसिबल नहीं है। फैक्ट जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, उतने ज्यादा पेजेस पॉसिबल नहीं है, और फैक्स की फैसिलिटी इतनी आसान नहीं होती है, टफ होता है। उस टाइम पे टेलीग्राम था 25 शब्द वाला, 40 वर्ड्स वाला। तो क्या होना चाहिए इसका भाई करेक्ट आंसर? जिस डेट को हम लोगों ने अपनाया बनाया था उसी डेट को है। तो इसका आंसर भाई 43% स्टूडेंट है जिनका सही है। आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे ए और बी में, तो ये ए करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। अगर फुल्ली अडॉप्ट कहता है ना, कंप्लीटली कहता है, अगर फुल्ली अडॉप्ट कहता तो फिर आपका बी हो जाएगा। फुल्ली अडॉप्टेड कहता है तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा? फिर बी हो जाएगा। तो ए और बी में कई बार इस तरह से कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे? कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू आए थे, ये बोल रहा है। तो बताएं जल्दी से, 15 सेकेंड टाइम देते हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो आप लोग। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which enacted the Constitution of India were? हैं? नीरज भाई क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए जल्दी। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होता है वो 43% स्टूडेंट है जिनका आंसर करेक्ट है। और आंसर आपका क्या है बेटा? आंसर है आपका इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। वही आपको याद है 296 मेंबर जो थे इलेक्टेड वाले मेंबर, 296 मेंबर। बाकी तो नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड वाले 93 थे। तो मैक्सिमम की बात होती है।
है ना, 93 कैसे थे, नॉमिनेटेड। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने वाचन किए गए थे, हाउ मेनी रीडिंग्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। रीडिंग का मतलब सिंपल सा है, कितनी बार उसके बारे में डिस्कशन वगैरह किया गया था, उसको हम रीडिंग बोलते हैं। बताइए भाई, सुदीप, कार्तिक, नीरज, राजा, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर बेटा होता है वो आपका है क्या, इसका करेक्ट आंसर है आपका, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला। 58% स्टूडेंट हैं जिनका आंसर ये सही आता है। कौन के, 3। अब 3 का मतलब देखिए क्या होता है। आज भी जब हम कभी बात करते हैं अपने किसी भी बिल को पास करने वाली, आज भी हम अगर कभी बात करते हैं बिल से रिलेटेड, तो बिल का जो कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी पार्लियामेंट में बिल आता है तो सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग होती है बेटा। मैं बता देता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आज भी कोई भी बिल, नियम, कानून, एक्ट वगैरह बनाया जाता है, विधेयक अगर आता है संसद में, तो आज भी यही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हुआ होगा। तो सबसे पहले करते हैं प्रस्तुत, सभी मेंबर उसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं अपने घर जाके आराम से। सेकंड वाला जो होता है, इसी को हम नाम देते हैं फर्स्ट रीडिंग। ये वाली जो चीज है इंट्रोडक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग कहते हैं। पहली बार रीड कर लिया, एक कोई भी मेंबर आएगा, एनी वन मेंबर, ठीक है, वो क्या करेगा, इंट्रोडक्शन देता है उसका, इंट्रोडक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। सेकंड क्या होता है, डिस्कशन। सेकंड जो होता है वो क्या होता है, डिस्कस होता है बिल पर, क्या होता है, विचार विमर्श होता है। विचार विमर्श, सब लोग अपने अपने व्यूज देते हैं। तो जो विचार विमर्श होता है वो आपका हो गया सेकंड रीडिंग, वो वाली आपकी क्या हो गई, सेकंड रीडिंग। और थर्ड वाला जो होता है बेटा, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा वाला डिस्कशन, तीसरा वाला जो होता है वो क्या होता है, वोटिंग। वोटिंग का मतलब क्या होगा, या तो बिल होगा पास या तो होगा फेल, जो भी है, अगर उसके फेवर में मेंबर की मेजोरिटी है तो पास, वरना तो फेल। ये वाली हो गई थर्ड रीडिंग। ऐसे ही आज भी होता है, ऐसे ही पहले भी होता था। तो दीज आर नोन एज रीडिंग्स, हिंदी में इसको वाचन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी रीडिंग ही लिखी मिलती है मोस्टली, ठीक है। तो 3 रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे हुई थी, 3 ही रीडिंग आज भी होती हैं। क्लियर, ऑल क्लियर, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, हाउ मेनी प्रेजेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने कब, ऑन 26 नवंबर 1949 सिग्नेचर किए थे, बताइए जल्दी से। ओनली 10 सेकंड वाला है ये वाला आपका, ओनली 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। सर क्या कभी 3 से ज्यादा भी होती हैं, नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, नो नीड, कोई नीड नहीं है उसकी। जल्दी से बताइए, 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर आज के टॉपिक पे आ जाएंगे हम लोग। तो क्या होना चाहिए बच्चे, करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, वो कितने बच्चों ने किया, 24% स्टूडेंट ओनली करेक्ट, 284, कितना है, 284। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के विचारों का समर्थन किसने किया था, हु सपोर्टेड द व्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा किया गया था। ये भी 10 सेकंड वाला आंसर है आपका, सरदार पटेल, गांधी जी, जिन्ना जी, कौन थे। विचार बस किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉट पार्टिसिपेटेड, ओनली सपोर्ट, नॉट पार्टिसिपेटेड, ओनली सपोर्ट, ये याद रखना। उन्होंने भाग नहीं लिया, पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन सपोर्ट किया था। हु वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वही थे, अब बता दो कौन है। ही वॉज नॉट द
मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे बेटा, वे जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, याद रखेंगे आप लोग। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है भाई वो आपका कौन सा वाला है, बिल्कुल इसका आंसर गांधी जी हैं। कौन है? गांधी जी was not the member of constituent assembly but he supported। नेक्स्ट, 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व हो गया समाप्त, और जो 1952 तक किसमें बदल गया, मतलब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ceased to exist and transforming itself into the till 1952। मतलब आप ऐसे समझ लो क्वेश्चन को कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तो मेंबर थे बेटा, सरदार पटेल तो मेंबर थे, गांधी जी मेंबर नहीं थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो कन्वर्ट हो गई हमारी किस में, क्वेश्चन ये बोल रहा है वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई 1952 में। तो बताइए क्या होना चाहिए, मैं इस पे भी जल्दी से पोल देता हूँ, विद इन 10 सेकेंड आपको आंसर करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर आपका पार्लियामेंट से रिलेटेड है, मतलब आज भी वर्किंग है, उस टाइम टेम्पररी काम कर रही थी, आज परमानेंटली काम कर रही है, एट प्रेजेंट इट्स वर्किंग। पटेल वॉज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑल वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सभी ये सदस्य थे। जल्दी बताएं, 2-3 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन कंप्लीट, आफ्टर दैट स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन का आंसर जो आपका होता है वो कौन सा है, प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की अंतरिम संसद। आज क्या है, एट प्रेजेंट, अगर मैं आज बात करूं तो एट प्रेजेंट परमानेंट है हमारे पास। पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट इज द परमानेंट पार्लियामेंट। अच्छा, पोल नहीं आया था क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मुझे भी लगा कुछ गड़बड़ हुआ। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा कितना समय लिया गया था, हाउ मच टाइम टेकन बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होना चाहिए, चलिए देखते हैं पोल आता है कि नहीं आता है, इस बार आना चाहिए। ये बहुत आसान है, ये भी आपको 10 सेकंड में आंसर करना है। 2 ईयर 11 मंथ 11 डेज, या 13 डेज, या 15 डेज, या 18 डेज। अभी देखो अभी आया होगा, इस वाले क्वेश्चन पे आपका पोल आ गया होगा, हो सकता है लास्ट में नहीं आया हो, बट इस पे होगा जरूर। पॉसिबल है, कभी कभी बेटा गड़बड़ हो जाती है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर होता है 72% स्टूडेंट का आंसर सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, तो कितना है, 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज। इसमें ध्यान में रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वर्किंग डेज, तो बेटा वर्किंग डेज जो थे ओनली 165 डेज हैं, इसमें से लगभग 3 ईयर्स में एक साथ पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ के काम किया था 165 डेज। कुल कार्य दिवस, टोटल वर्किंग डेज, टोटल वर्किंग डेज, कुल कार्य दिवस इसमें कितने हैं, वो आपके हैं 165 डेज। और 114 डेज जो थे इसी में से, आउट ऑफ 165, दे डिस्कस्ड ऑन द ड्राफ्ट, ऑन द ड्राफ्ट, वही अंबेडकर साहब वाला। नेक्स्ट, जब संविधान सभा बन रही थी लगभग कितनी रियासतें मौजूद थी, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स existed at the time when the constituent assembly was making the constitution। बताइए जल्दी से, 600 अप्रॉक्स, 800, 900, कितना, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, 600, 565 टोटल, जो टोटल थी वो कितनी थी, 565, ये ध्यान में रखना। संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियां बनाई गई थी, हाउ मेनी कमिटीज वर सेटअप
by the Constituent Assembly for the framing of the Constitution? बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए? 22, 9, 11 कितनी कमेटी थी? एग्जैक्ट 600 नहीं बेटा, 565 मैंने लिखा है ना, 565। ये अप्रोक्सीमेट 600 है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ऐसे दिया गया है ये वाला। नवीन अग्रवाल जी का आंसर सही है, विवेक खत्री का आंसर भी बिल्कुल सही है, और सचिन शर्मा का आंसर सही है, ठाकुर साहब का आंसर सही है, योगेश धनखड़ का आंसर भी सही है, और आंसर सही है। 41.66% स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर ऑप्ट किया है। नेक्स्ट आता है, संविधान सभा के 284 सदस्यों ने किस दिन हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किया? हस्तलिखित, हैंड रिटन। On which day was the handwritten constitution signed by the 284 members of the Constituent Assembly? जल्दी बता दीजिए within 10 सेकंड ये वाला भी। 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और फिर कौन सा है? ये कौन सी कमेटी है? ये वही वाली है जैसे कल ड्राफ्टिंग कमेटी बताई थी, एक मैंने उसके अलावा आपको कुछ कमेटीज के चेयरमैन अपॉइंट बताए थे, कल बताया तो था बेटा, लिस्ट प्रोवाइड की थी कमेटीज की, तो उसमें से याद कर लेना कमेटी के चेयरमैन ओनली। ठीक है, जो इन्होंने ये जो 389 मेंबर थे ना, उन्हीं में से थे ये सारे मेंबर, उन्हीं मेंबर्स में से सेलेक्ट किए गए थे बेस्ट मेंबर टू एडवाइज। बिल्कुल सही है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, मैक्सिमम बच्चों का सही ही है, 26 नवंबर। ये यहाँ पर गलत हो रखा है, आप करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला आंसर है ना, ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें से ये नहीं आएगा। 24 जनवरी को लास्ट मीटिंग है बेटा, अगर कहता है लास्ट मीटिंग तो आप ध्यान में रखेंगे अंतिम बैठक 24 जनवरी वाली है। करेक्ट आंसर आपका ए है, इसमें गलत टिक हो रखा है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच राइट वॉज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इसको चाहे तो अभी छोड़ सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हाँ, ये पढ़ सकते हैं। वेयर वॉज द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से तब कराऊंगा जब वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर की गई थी? तो इसको मैं खुद से टिक कर देता हूं, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, इंपॉर्टेंट लगा इसलिए क्वेश्चन में डाल दिया। अच्छा पता था, फिर ठीक है। तो ये आपका फैजपुर है, फैजपुर 1936 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, चेयरमैन कौन थे इसके? चेयरमैन जो थे वो थे नेहरू जी। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जे एल नेहरू इसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने डिमांड किया था। नेक्स्ट आते हैं, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, यही वही 22 में से एक कमेटी है, का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was headed by whom among the following? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जी.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हु वाज द चेयरमैन? जहां भी प्रोविंसेस का नाम आता है तो आप सोच लेना किसने किया था ये काम, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। बताएं, ऐसे बता दो विदाउट पोल, ये वाला आप लोग ऐसे बता दो विदाउट पोल, फिर जल्दी से टॉपिक पे तो अभी आ जाएंगे हम लोग। ये इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर नहीं है, प्रोविंसेस से रिलेटेड सारे काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, प्रोविंसेस या प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड यूनाइट करने वाला काम किया था पटेल साहब ने। अब आते हैं आज के टॉपिक पे भाई, हम लोग आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? भारत का संविधान की उद्देशिका या प्रियम्बल। तो जो प्रियम्बल है बेटा उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई आपके सामने ये वाली लिखी हुई है क्या, प्रियम्बल। प्रियम्बल को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल का मैं पहले सिंपल सा मतलब बता देता हूं, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है, हमारा क्या है, जो संविधान है उसका इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice। सभी को क्या प्रोवाइड करना है? जस्टिस प्रोवाइड करना है।
कितने टाइप का, हाउ मेनी टाइप, 3 टाइप, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एंड लिबर्टी मतलब 3 टाइप का आपका जस्टिस होता है, 3 टाइप्स जस्टिस। एंड लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, 5 टाइप, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी आपका है ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग ऑल देम ऑल द फ्रेटर्निटी। मतलब 2 प्रकार की, एक तरह से अपॉर्चुनिटी वाली, स्टेटस वाली आपकी क्या होती है, ये प्रियम्बल है। प्रियम्बल इसलिए बनाया गया बेटा जिससे हम इंट्रोडक्शन समझ पाए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए। शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो आप प्रियम्बल को पढ़ सकते हैं, प्रियम्बल को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेन आइडल्स हैं, इंडिया के विचार हैं, इंडिया के आइडल्स हैं, इंडिया के आदर्श हैं। ठीक, इसलिए ऐसा किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है बेटा, पंथ निरपेक्ष मतलब सेक्युलर। सेक्युलर मींस हमारे कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं है, हमारा अपना अलग अलग रिलीजन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्रेटर्निटी टू assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution। ये आपका इंग्लिश में लिखा है। हिंदी में ये लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष, कोई रिलीजन नहीं है देश का, मेरा आपका हम सबका अलग अलग हो सकता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना। हाँ, उसके बाद बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सभी व्यक्तियों में क्या गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कब 26 नवंबर 1949 मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मात्मित करते हैं। ये आपका हिंदी फॉर्म है। अब इसके अंदर की कहानी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए भाई क्या है, मेन मेन चीजों को मैं फोकस करता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सब कुछ किसके हाथ में है, हमारे भारत के लोगों के हाथ में है बेटा। इनेक्ट कंप्लीटली अगर कहता है तो 26 जनवरी को, एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर 16 आर्टिकल्स तो अडॉप्ट हो ही गए थे, कल मैंने आपको बताया था 16 आर्टिकल्स, कहीं कहीं 15 लिखा मिलता है, ज्यादा सही 16 है आर्टिकल्स वर अडॉप्टेड, तो उनके अकॉर्डिंग बात कर लेंगे भाई। कुछ तो स्टार्ट हो ही गया ना। ठीक है कार्तिक, हाँ, तो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, सभी कुछ किसके हाथ में, हमारे हाथ में है। अब उसमें क्या कहता है, हमको प्रोवाइड करना है सोवन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक टू सिक्योर ऑल सिटीजन, क्या जस्टिस, क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के द्वारा कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की प्रस्तावना के द्वारा कितने प्रकार का न्याय है, 3 टाइप्स जस्टिस, कितने टाइप का हो गया, 3 टाइप जस्टिस हो गया भाई, 3 प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार न्याय है, 3 प्रकार का आपका न्याय है। अब कौन सा वाला जस्टिस है, तो सबसे पहले आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, सोशल, मतलब होता है सामाजिक, इट मीन्स सोशली वी ऑल आर इक्वल, सोशली वी ऑल आर इक्वल, अगर कोई इक्वल नहीं है देन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी किसके लिए है, किसके लिए है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, मीन्स जो रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन इसी के थ्रू होता है, SC ST OBC, और उसके अलावा एक नए वाले आ गए EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक्स मीन्स होता है आर्थिक, आर्थिक का मतलब होता है जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं गरीबी में, उनको सब्सिडाइज रेट पे चीजें मिलनी चाहिए, सब्सिडी, राशन की शॉप होती है पता है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको राशन मिलता है या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या तो कम चार्ज पे मिलता है ना, गैस का सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, मतलब हेल्प बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द पुअर पीपल ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक, राजनीतिक मीन्स ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू वोटिंग राइट, ऐसा ही है ना, ऐसा थोड़ी है कि एक MP ऑफ लोकसभा का इलेक्शन होता है, मैं मान लेता हूँ बेटा रिजर्वेशन से ही तो इक्वल होता है, जो पिछड़ गए उनको बराबरी पे लाते हैं, रिजर्वेशन से जिनके पास जो बैकवर्ड क्लासेस हैं किसी भी तरीके से उनको इक्वल लाने के लिए, लेकिन अब इसमें चेंज करना चाहिए, जैसे किसी को
रिजर्वेशन का फायदा मिला, वो आ गया आपका किसमें, जनरल क्लास में आ गया, तो उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। उसका रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। जो जनरल में आ जाता है उसको खत्म हो जाना। जैसे मान लिया आप में से किसी को सपोज रिजर्वेशन मिला और आप एनडीए में सेलेक्ट हो गए, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन से ये खत्म हो जाना चाहिए। तो ये सिस्टम होना चाहिए। वॉलेंटरली भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो, लेकिन कोई करता नहीं है। राजनीतिक रूप का मतलब ये होता है कि अगर किसी इलेक्शन में वोटिंग होती है तो मेरा भी एक वोट होगा, आपको भी एक वोटिंग राइट है, मोदी जी भी एक वोट करेंगे, रामनाथ कोविंद साहब भी एक वोट करेंगे। रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकते कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मैं 2 वोट करूंगा, 4 वोट करूंगा, 10 वोट करूंगा। इक्वल होता है, सभी का इक्वल राइट है, ठीक है। क्योंकि वो जनरल है बेटा, वो सामान्य है। भाई जो बैकवर्ड है उसी को तो मिलेगा। जनरल को मिलना स्टार्ट हुआ है ईडब्ल्यूएस के थ्रू। अगर कोई पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इसके थ्रू मिलना स्टार्ट हो गया आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को जनरल में, अभी स्टार्ट हुआ था। तो राजनीतिक रूप से सब इक्वल हैं। इवन आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। हमारे इंडिया में चाय बेचते बेचते लोग पीएम बन जाते हैं। हालांकि बेचते हो किसी ने नहीं देखा आज तक। आज तक पता नहीं कि उनके साथ वाला कोई बंदा आज तक बता के नहीं गया, लेकिन फिर भी ऐसा कहते हैं गरीब का बच्चा पीएम बन सकता है। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, और बहुत पुअर फैमिली से थे। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें बैकवर्ड, अब बैकवर्ड बिल्कुल नहीं रहे, कोई बात नहीं। आप कार्तिक जी आप सिलेक्शन लो और मैं देश का पीएम बनूंगा, दोनों बैठ के मिलकर डिस्कशन करेंगे रिजर्वेशन को हटाने के लिए, ठीक है, उसमें चेंज करने के लिए, हटाएंगे नहीं, चेंज करेंगे। तो आप सिलेक्शन ले लो जल्दी से डिफेंस में, आप आर्मी के हेड बनना और मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, देश का प्रेसिडेंट बनेंगे, अपने 1-2 दोस्तों को बनाएंगे, फिर मिलके काम करेंगे। क्यों टेंशन लेते हो, अभी टाइम है हमारे पास में, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप में से कुछ बच्चे आर्मी चीफ बनेंगे, कुछ आपके एयरफोर्स के चीफ बनेंगे, एयर मार्शल बनेंगे, कुछ लोग नेवी चीफ बन जाएंगे, और हम बनेंगे पीएम और अपने किसी स्टूडेंट को बना देंगे उस टाइम पर प्रेसिडेंट। फिर करेंगे काम मिलके अच्छे से। देश में बहुत चेंज की आवश्यकता है कि नहीं? और क्या, रियली। तो ये समझ आ गया आपको। बाकी कलाम साहब बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी सैलरी कभी नहीं ली बेटा, सैलरी लेते थे सब डोनेट कर देते थे एनजीओ को, बहुत डोनेशन देते थे एपीजे अब्दुल कलाम। तो बहुत गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी बने। तो इक्वलिटी इस तरह से दिखती है, ठीक है ना। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप क्वालिफाइड हैं, देन आपका राइट है। अब उसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी होती है बेटा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कौन सी वाली, थॉट, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आप कुछ भी सोचें लेकिन अच्छा सोचें। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ लिखते हैं, अपना कोई वक्तव्य देते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं। पक्का 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 बंटी भाई, पक्का। उसके बाद फिर आता है बिलीफ। बिलीफ होता है विश्वास। बिलीफ का मतलब क्या होता है, विश्वास। फेथ का मतलब यहाँ पे धर्म से है बेटा, फेथ मीन्स धर्म, और वर्शिप मीन्स उपासना। उपासना मतलब पूजा, ठीक। तो सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता ये सारी चीजें करने का। नेक्स्ट आता है बेटा इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है समानता। इक्वलिटी मीन्स क्या होता है, समानता। समानता कौन सी वाली, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम इक्वल। मतलब है यहाँ पर आपका अवसर की समानता, और अवसर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो प्रतिष्ठा की समानता। स्टेटस क्या होता है, प्रतिष्ठा। स्टेटस इज प्रतिष्ठा, एवं अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर। सबको समान अवसर मिलना चाहिए, तो वो सब होना चाहिए। यस, अभिव्यक्ति की आजादी है, तभी तो हम पीएम बन गए, है कि नहीं। तभी तो आप लोगों का 1 सेकंड के अंदर सिलेक्शन करा दिया मैंने, क्योंकि अभिव्यक्ति है, हम कुछ भी कह सकते हैं लेकिन अच्छा बोलना चाहिए। आफ्टर दैट फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है बंधुता, मीन्स होता है ब्रदरहुड। मीन्स क्या होता है, इट मीन्स ब्रदरहुड, ब्रदरहुड, ठीक, भाईचारा। तो ये मेन मेन वर्ड्स हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा इसके, आज भी कुछ कुछ बात कर लेंगे। अब आता है बेटा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, थैंक यू भारत के
जो हमारे प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना, उसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का प्रस्तावना का सोर्स क्या है? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स। सोर्स मतलब स्रोत, इसका मतलब हमने कहां से कॉपी किया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है। बट एक पॉइंट है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, बट क्या लिखते हैं? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, सोर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल मतलब क्या है? प्रस्तावना की भाषा का स्रोत, प्रस्तावना की भाषा का स्रोत क्या है बेटा? तो सिंपल सी बात है, इसका जो स्रोत है वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा वाला है? ऑस्ट्रेलिया से है भाई, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया। अगर सिंपल क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द प्रियम्बल, देन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ठीक, देन ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब वैसे अगर हम लोग बात करें तो कब बनाया गया था? कहता है भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए, जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन drafted and moved by Pandit Nehru on 13th December 1946 and adopted by the Constituent Assembly on 22nd January 1947। क्लियर हो गया? ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था जब हम असेंबली की बात कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या प्रियम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ है? हाउ मेनी टाइम्स? अगर हुआ है तो कितनी बार हुआ है? प्रियम्बल में ओनली एक बार अमेंडमेंट हुआ है, वंस हुआ है। क्या है? amended only once by the 42nd Amendment Act 1976। वो भी एक, एक्चुअली क्या है बेटा, जो नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट को पहला ट्राई मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट वाज द फर्स्ट ट्राई बिकॉज फंडामेंटल राइट वाज मेंशन इन नेहरू रिपोर्ट। तो कह सकते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस ट्राई था, इट वाज ट्राई। तो एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। मिलेगा ना बेटा? मिलेगा। हर क्लास का जो मैं पढ़ाता हूँ एज इट इज आपको ये मिलेगा। आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए लास्ट क्लासेस के? आपको जो पीडीएफ है लास्ट क्लासेस के डाउनलोड कर रहे हैं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं? मैं जो पढ़ाता हूँ विद एनोटेशन मिलता है, एज इट इज मिल जाता है, जो मैं पढ़ाता हूँ एज इट इज, तो वो डाउनलोड कर लेना। तो क्या कहता है भाई? केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित 3 नए शब्द जोड़े गए। एक्चुअली वो जो 440 वो अलग से मिलता है। ये वाला आपको एक रेड डॉट वाला वहां पे शो होता है, रेड डॉट, एक डॉट आता है। किया किया है ना आप लोगों ने? जो मैं वाला प्रोवाइड करता हूँ, एक तो आपको टीम प्रोवाइड करती है, टेक्निकल टीम हमारी, वो प्रोवाइड करती है कंटेंट टीम। एक मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो एज इट इज मिल जाता है क्लास के बाद में। जैसे क्लास कंप्लीट होगी अपने आप अपलोड हो जाएगा, आपको डाउनलोड करना है, सिंपल। कर रहे हैं ना? हाँ, तो किया करो, मेरा वाला जरूर करो। मतलब ये जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये वाला जरूर करो। वो वाला करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, वो उनकी टेंशन है, लेकिन ये करना। आता तो हमेशा, जिस दिन ना आए मुझे बता देना, कभी लेट हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेफिनेटली आएगा। अगर नेक्स्ट डे तक नहीं मिल पाता मुझे बताना, मैं अपलोड करा दूंगा। हाँ, नोट भी बना लिया करो, नोट्स भी बाद में बना लिया करो, टाइम मिलता है तो कहता है बेटा, केवल एक बार 42वें संशोधन 1976 के द्वारा संशोधित किया गया 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अब इसका मतलब क्या होता है? समाजवादी मीन्स होता है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स होता है वी ऑल आर इक्वल। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष मीन्स होता है, क्या होता है? एनी रिलीजन इज नॉट, एनी रिलीजन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? फॉर इंडिया, भारत के लिए कोई धर्म नहीं है, बट मेरा आपका हम सबका अलग अलग रिलीजन है। अखंडता मीन्स होता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मीन्स होता है कि स्टेट हमारे कितने भी बन सकते हैं, बट कोई भी मिल जाएगा। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि अलग स्टेट सेपरेटली अपना कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। जैसे सपोज करते हैं योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अगर वो कहते हैं कि भाई हमारा जो स्टेट है यूपी, उसकी तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं नेक्स्ट
सभी का भेजा हुआ है उज्जवल, सारे सारे क्लासेस का अपलोडेड है ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी है। तो कोई भी कंट्री से अलग नहीं हो सकता, वो अपना अलग देश नहीं बना सकते। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहता है प्रस्तावना मूल दर्शन मौलिक मूल्यों का प्रतीक है, राजनीतिक नैतिक और धार्मिक, जिस पर संविधान आधारित है। ठीक है ना। क्या कहता है, द प्रियम्बल embodies the basic philosophy and the fundamental values political moral and religious on which constitution is based, contain the grand and noble vision of the constitutional assembly and reflect the dreams and aspiration of the founding fathers of the constitution। मतलब जो हमारे पिता संस्थापक हैं जिन्होंने संविधान को बनाया, उनके आइडियाज वगैरह हैं इसमें। अब एक शब्द इसमें, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है, हम इस बात पर जोर देते हैं कि संविधान भारतीय लोगों के द्वारा उनके लिए बनाया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। किसको एम्फेसिस करता है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय एंड द इंडियन पीपल फॉर द इंडियन पीपल, इट प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलर सोवर्निटी। ये जो सेकंड पॉइंट है, प्रस्तावना मूल दर्शन का मतलब है मेन फिलोसफी। इसका मतलब क्या है, द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलोसफी एंड द फंडामेंटल वैल्यूज। फंडामेंटल मतलब जो हमारे लिए आवश्यक है। कौन सा, पॉलिटिकल, पॉलिटिकली वी ऑल आर इक्वल। मोरल, इंसानियत की बात करनी चाहिए, हम सब भाई भाई एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। धार्मिक रूप से, रिलीजियस रूप से सभी बराबर हैं। ये मतलब था इसका। ठीक है कार्तिक। अब आता है कि अगर मैं बात करता हूं कि मेन अगर प्रियम्बल के कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सबसे पहले सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां से क्या लिया गया है, क्या किस चीज से रिलेटेड है। फिलोसफी मीन्स दर्शन, दर्शन का मतलब होता है आइडियाज, बेसिक आइडियाज। फिलोसफी मीन्स बेसिक आइडियाज, आइडल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी चीजें फिलोसफी में आ जाती हैं। थॉट, फिलोसफी मीन्स पर्टिकुलरली उसको हम थॉट बोल सकते हैं, थॉट। ठीक है। तो क्या कहता है भाई, अब देखते हैं वन बाय वन सभी को। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा नेचर है हमारा देश के संविधान का, ये प्रियम्बल कहती है। अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन स्टेट। हाँ, देखने का नजरिया, सोवर्न, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनका मीन सभी आगे समझ लेंगे क्या है। मतलब भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, भारतीय राज्य का मतलब इंडिया, संप्रभु है, हमारे ऊपर कोई और नहीं है। वी आर फ्री, वी आर कंप्लीटली फ्री, ऑल्सो इन द मेकिंग ऑफ द लॉ, कानून बनाने में भी फ्री है। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पर कि फार्मर बिल पास किया, आया था ना फार्मर बिल, जिस पर भी बहुत सारा लंबा प्रोटेस्ट चलता रहा है। एक सिटीजनशिप एक्ट पास किया, जीएसटी बिल पास किया, सिग्नेचर बाय क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, क्या ऐसा हुआ, नहीं। सिग्नेचर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट मीन्स वी आर फ्री, कंप्लीटली फ्री टू मेक द लॉ। समाजवादी, सोशली इक्वल होने चाहिए। धर्मनिरपेक्ष, मेरा आपका सबका अलग अलग रिलीजन है, वी कैन फॉलो अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन, है ना। हम अपने जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, शिक्षाओं को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, वी कैन प्रमोट अकॉर्डिंग टू द रिलीजन। लोकतांत्रिक और गणतंत्र मतलब क्या होता है कि all rules and regulations and the constitution and the law made by the citizen of India indirectly। ऐसा ही है ना, किसके लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऐसा ही तो होता है, टू द पीपल। संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जस्टिस प्रोवाइड करना है, जो रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है, रूसी क्रांति में कहा गया था जस्टिस शब्द को काफी ज्यादा। साथ में क्या प्रोवाइड करना है, लिबर्टी, स्वतंत्रता देनी है, साथ में इक्वलिटी, समानता होनी चाहिए, एंड फ्रेटर्निटी, ऑल थ्री फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऑल थ्री मीन्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका सोर्स क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। तो उद्देश्य हो गया, न्याय रूसी क्रांति से लिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द फ्रांसीसी क्रांति से लिए हैं। संविधान अपनाने की तिथि कौन सी है बेटा, 26 नवंबर 1949 को किया था, यही डेट मानी जाती है, वैसे कंप्लीटली 26 जनवरी है।
अब इसके बाद आता है व्हाट इज द सोवर्न, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सोवर्न, व्हाट इज द मीन्स ऑफ, व्हाट इज द मीन्स ऑफ संप्रभुता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, मैं और कार्तिक भाई भाई, वी ऑल आर ब्रदर, ऐसा ही है ना, और क्या, यही तो फ्रेटर्निटी होती है, ब्रदरहुड होता है, अभी पीछे लिखा था मैंने आप लोगों के लिए। तो क्या कहता है बेटा, संप्रभुता मीन्स पूर्ण स्वतंत्र राज्य, किसी अन्य देश का अधिराज्य नहीं है, मतलब किसी के अंडर में नहीं है, आंतरिक में संप्रभु और बाहर, आंतरिक और बाहरी मामले में, ऐसे लिख देते हैं, आंतरिक और बाहरी मामले में क्या है, आंतरिक और बाहरी मामले में भी संप्रभु, मतलब कोई हमारे ऊपर नहीं है, चाहे इंटरनली या एक्सटर्नली। एक संप्रभु देश के रूप में भारत एक विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या उसे सौंप सकता है, किसी अन्य देश के पक्ष में भी दे सकता है। तो क्या कह रहे हैं भाई, पहला पॉइंट था कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट, नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर कंट्री एंड सोवन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर्स, क्लियर। As a sovereign country, India can acquire a foreign territory or cede a part in favor of any other country, किसी से भी ले सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल बांग्लादेश, बांग्लादेश को हमने ट्रांसफर किया और बांग्लादेश से कुछ लिया, पता है ना, लैंड ट्रांसफर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 2015, we transferred some area of India to Bangladesh and Bangladesh transferred to India। नेक्स्ट आता है बेटा सोशलिस्ट, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, सोशलिस्ट कंटेंट आर इम्प्लिसिट इन डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में होते हैं, आगे पढ़ेंगे, बट 42nd अमेंडमेंट मेंशन इन एक्सप्लिसिटली, मतलब सीधा सीधा कह सकता है, क्या कहता है भाई, इस समाजवादी जो शब्द है 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, पहले नहीं था, इट वॉज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। समाजवादी सामग्री डीपीएसपी में निहित है, मतलब जो भी इसके कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज हैं 36 से लेकर 51 तक, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इसको स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। थर्ड इज क्या है, इसी के बारे में लिखा है कि इंडियन सोशलिज्म का मतलब क्या है, हाँ उन्होंने क्या था, मोदी जी ने, इंडियन सोशलिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट थ्योरी होता है, गांधीज्म थ्योरी होता है, मतलब हम सबका मिला जुला रूप लेते हैं, सोशलिस्ट को सबका मिला जुला रूप लेते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, इंडिया इकोनॉमी इज द मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सेक्युलर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, ये भी क्योंकि 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, मतलब ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर की नीति को देता है। और 1974 मार्क्सिस्ट कहता है बेटा सभी को इक्वल राइट देने का, मतलब जो लोअर क्लासेस हैं उनको भी बराबरी के अधिकार देने की बात करता है, किसकी, बराबरी के अधिकार देने की बात करता है, ठीक है। कहाँ गया, इसको छोड़ सकते हैं, SC 1974 को हटा देते हैं। सेकुलर स्टेट वाज इम्प्लिसिटली मेंशन्ड इन आर्टिकल 25 to 28 इन द फंडामेंटल राइट, किसमें देता है, फंडामेंटल राइट में देता है, और ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म की बात करता है, जिससे धार्मिक बराबरी की बात आ जाए। ऑल रिलीजन हैव द सेम स्टेटस एंड द सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, मीन्स क्या होता है, इसका मतलब सीधा सीधा कहता है कि भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है, भाई भाई है, मिलजुल के चलना चाहिए, एक साथ रहते हैं, एक थाली में खाते भी हैं, लेकिन कभी कभी भड़कावे में आके लड़ने लगते हैं, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा दिया जाना चाहिए, जो देता भी है और समर्थन भी प्राप्त है, इक्वल सपोर्ट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक डॉक्ट्राइन ऑफ द पॉपुलर सोवर्निटी, ये जो कहता है ये है बेटा सुप्रीम पावर बाय द पीपल, मतलब जो जनता है उसी के पास मेन पावर है, कैसे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि जस्टिस के थ्रू प्रोवाइड की गई है। इंडियन डेमोक्रेसी क्या कहता है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर ऑल इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन, मैंने बताया था ना कि कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट, दिस इज पार्लियामेंट इज नोन एज द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सरकार, तो एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, समझ रहे ना। फिर कहता है मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, क्या कहता है, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट मीन्स एनी पर्सन ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड, एनी पर्सन मतलब एनी इंडियन सिटीजन, इसका मतलब इंडियन सिटीजन से है, ऑफ 18 years old हैज right
टू वोट, हैज राइट टू वोट। उस दिन भी मैंने बताया था रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में इलेक्शन होना चाहिए, जैसे आफ्टर एवरी 5 years। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इज द इंडिपेंडेंट बॉडी, मीन्स उसके ऊपर और कोई नहीं है। एंड एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, किसी भी बेस पर भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत सर्वशक्ति का अधिकार है। यह कहता है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। भारतीय लोकतंत्र प्रतिनिधि सदस्य है, संसदीय लोकतंत्र है। कार्यपालिका सभी नीतियों के लिए, किसके लिए, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, तो ये तो हमने बात कर ली पीछे, वही वाला पॉइंट फिर से आ गया है। हाँ, अब कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, गणतंत्र। गणतंत्र में दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी क्या है कि इंडिया में राजशाही का कॉन्सेप्ट जो था ब्रिटेन वाला, वहां से प्रेसिडेंट को हमने, वहां पर प्रेसिडेंट, जैसे हम वहां पर प्रेसिडेंट नहीं होता, किंग और क्वीन होते हैं ब्रिटेन में, इंडिया में प्रेसिडेंट, दोनों के वर्क का नेचर सेम है। और गणतंत्र का मतलब है यूएसए से हमने ले लिया अपना क्या, यूएसए से हमने प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया है, तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम अमेरिका एंड वर्क ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। तो दोनों को कॉपी किया हमने, कम, ठीक है ना। तो ये मोनार्की सिस्टम भी हो गया, रिपब्लिक सिस्टम भी हो गया। इंडियन रिपब्लिक जो कहता है हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। रिपब्लिक मीन्स वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवर्निटी इन द पीपल, जनता में सारी पावर है। यही कहता है ना कि लोगों में राजनीतिक प्रभुता है। राष्ट्रपति इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, किसी को स्पेशल राइट नहीं मिलते हमारे यहाँ, हालांकि फिर भी मिलते हैं इनडायरेक्टली। सार्वजनिक कार्यालय बिना किसी भेदभाव के लिए खुले हैं, मतलब कोई भी पब्लिक ऑफिसेज सबके लिए ओपन फॉर ऑल, पब्लिक ऑफिसेज ओपन टू ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। बट फिर भी आप जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, वीआईपी कल्चर दिखता है कई जगह। आर्टिकल 54-55 रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आगे पढ़ाऊंगा। टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन, ये जो सिस्टम है रिपब्लिक वाला, ये हमने कहां से लिया था, ये वैसे 1917 का रेवोल्यूशन से लिया था। कहां से लिया था, ये बेटा आपका लिया था रशियन रेवोल्यूशन से। वैसे अगर देखा जाए तो ये फ्रांस से भी लिया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है, फ्रांस की क्रांति। कहां से लिया, फ्रांस की क्रांति 1789 से, रूसी क्रांति और फ्रांस की क्रांति दोनों से। और ये जो है आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो सिस्टम है, ये तीनों रूसी क्रांति से लिए हैं, ये वाली। इसके बाद आता है कि जस्टिस कैसा है, जस्टिस इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मैंने आपको तीनों पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को तीनों पढ़ा दिया कि जस्टिस का मतलब क्या है। सिंपल होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सोशल मीन्स होता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, मतलब जेंडर। absence of privileges to any particular section and improvement in the condition of backward classes and women। मतलब समझ आ रहा है, मतलब सीधा सा है कि जाति, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं हो सकता, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। किसी विशेष वर्ग को विशेषाधिकार का अभाव। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, आपको पता है लालू प्रसाद यादव जी जेल गए, गलत काम किया था तो जेल में चले गए, है ना। इसका मतलब कानून सबको बराबर दृष्टि से देखता है। जयललिता जी जेल गई थी, ये पता है कि नहीं पता। कर्णिमोझी जेल गई थी, पता है ना। रामपाल जेल गया, आसाराम जेल गया, राम रहीम जेल गया, सारे राम वाले जेल गए, नहीं ऐसा नहीं है। पिछड़े वर्गों की महिलाओं की स्थिति में सुधार, मतलब पिछड़े वर्ग और महिला सभी के लिए क्या करना चाहिए, जो भी बैकवर्ड क्लासेज है, चाहे उसमें एससी हो, चाहे उसमें एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी हो। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, एलिमिनेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच गैर भेदभाव, धन, आय और संपत्ति में असमानताओं का उन्मूलन, मतलब उनको हेल्प करो कैसे न कैसे करके। राजनीतिक है, सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार होने चाहिए, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच, और सरकार में समान आवाज होनी चाहिए। तो क्या कहता है, ऑल citizen have equal political right, equal access to all political offices and equal voice in the government। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट कहता है लिबर्टी, अभी हमने पढ़ लिया था। आइडियाज, आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहाँ से लिए गए हैं,
ये तीनों चीजें कहाँ से ली गई हैं? ये फ्रांस की क्रांति से ली गई हैं। एब्सेंस किसका? इंडिविजुअल एक्टिविटीज का, है ना, उसके विरोध में चीजें होनी चाहिए, मतलब गतिविधि व्यक्तिगत हो तो उस पर प्रतिबंध का अभाव है। आप घूम फिर सकते हो, कहीं भी आ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1789 है। ये व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास में के अवसर प्रदान करना, है ना। उसके बाद प्रस्तावना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 5 टाइप की बताई थी मैंने आपको, बताया था ना पीछे, 5 टाइप की बताई थी। इसमें कौन कौन सी थी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू व्हाट वन लाइक। लिबर्टी ये नहीं है कि जो मुझे पसंद है मैं तो वही करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी को गाली दूंगा, राष्ट्रपति जी को गाली दूंगा, किसी का सर फोड़ूंगा, नहीं। दिस इज नॉट द लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स जब तक किसी अदर की लिबर्टी का हार्म नहीं पहुंचता, है ना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आपकी लिबर्टी है। उसके बाद आता है नीड टू बी इंजॉयड विद इन द लिमिटेशंस मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विद इन द लिमिट, लिमिट में रह के काम करना है, किसी का सर नहीं फोड़ देना, किसी का सर नहीं चमका देना, है ना, किसी का हाथ नहीं काट डालेना। इसका मतलब हमारी लिबर्टी, आपकी लिबर्टी, सबकी लिबर्टी बराबर है। मैं हाथ घुमा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली है। लेकिन अगर हाथ घुमाते घुमाते मैंने किसी के थप्पड़ मार दिया तो ये मेरी लिबर्टी नहीं है, दिस इज नॉट माई लिबर्टी। ऐसा ही है ना। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रोविजन या प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी या adequate the opportunity for all without discrimination, preamble secure equality of status plus opportunity। प्रस्तावना क्या कहता है बेटा? सुरक्षित स्थिति की समानता की बात करता है, अवसर की बात करता है, बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, यही कहता है। फिर एक आता है इक्वलिटी में, क्या? सिविक इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के लिए सब लोग बराबर हैं। आगे पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 14 में दिया गया है ना। ये हम इक्वलिटी आर्टिकल 14 ये आपका फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। तो बस अभी के लिए ध्यान में रखो कि जो नागरिक समानता है वो आपकी मूल अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे, जो 14 से लेके 18 तक है। उसके बाद राजनीतिक समानता, हम पहले बात भी कर चुके हैं इसके बारे में। क्या है कि नो वन इज, क्या है आपका, ineligible for inclusion in the electoral law on the ground of religion, race, caste और sex। आर्टिकल 325 और 326 में आपका एडल्ट फ्रेंचाइजी, वही 18 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स हैज राइट टू वोट, ये वाला। उसके बाद इकोनॉमिक इक्वलिटी, इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मीन मैन एंड वुमेन बोथ। आर्टिकल 39, ठीक है, ये सब आपका अलग से दिया गया है। तो आर्थिक समानता हो गई, राजनीतिक समानता हो गई, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बेटा फ्रेटर्निटी, सिंपल है, भाईचारा है। हमारा आर्टिकल 51A है जिसके अंदर मूल कर्तव्य दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हैं, बाद में ऐड किया गया था, उसके थ्रू ये दिया गया है। सेंस ऑफ द ब्रदरहुड, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सभी को एक नागरिकता है, इससे भाईचारा बढ़ता है, मेरी भी एक नागरिकता, आपकी भी एक नागरिकता है। उसके अलावा एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक या रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी, जिसका मतलब सीधा सीधा है कि भाषाई, क्षेत्रीय और अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिकता मौलिक कर्तव्य है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखे गए हैं। बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा की बात करता है, भारत की एकता अखंडता की बात करता है। इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, किसको? फंडामेंटल ड्यूटी को भी, ये अलग से फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ेंगे हम लोग। फिर एक आता है यूनिटी ऑफ ट्रिनिटी, कहते हैं बड़ा, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी में 3 चीज आती हैं, ट्री मतलब 3, ट्रिनिटी मीन्स 3, क्या होगा? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। दीज 3 आर नोन एज यूनियन ऑफ ट्रिनिटी, मतलब है ट्रिनिटी का संघ, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। त्रिदेव बोल सकते हैं इसको, तीनों ही त्रिदेवों का मिलन है, इनमें से किसी को भी एक दूसरे से नहीं अलग कर दिया जाता है तो यह लोकतंत्र के उद्देश्य को विफल कर देगा। मतलब तीनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑल 3 फॉर्म यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। इफ एनी ऑफ दीज इज divorced from other, it will defeat and the purpose of democracy। तीनों को एक साथ लेना है। Without equality, liberty would produce the supremacy of few over many।
मतलब कुछ का ही अधिकार दिखाई देगा, बिना इक्वलिटी के लिबर्टी स्वतंत्रता ज्यादा लोगों की हो जाएगी, आजकल दिखाई भी दे रही है बहुत कुछ। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, एक मतलब एक व्यक्तित्व को खत्म कर सकता है, ठीक है। तो लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी। विराट जी पहली क्लास तो नहीं है, पहले ये बताइए। ये बेटा आपको पता है ये डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इतनी डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं जितनी डिटेल आपको पढ़ा रहा हूँ इतना कोई नहीं पढ़ाएगा, है ना। जितनी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। फैक्ट तो सिर्फ मैं आपको इतना बता देता कि आपको फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया, बात खत्म। फ्रेटर्निटी का मतलब कोई नहीं बताएगा, वो मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, वो आगे आएगा बेटा। 51 के का जो लिखा जाता है वो हिंदी में लिखा जाता है अमेंडमेंट, का जो लिखा जाता है वो हिंदी में लिखा जाता है, अमेंडमेंट में ए लिखा जाता है, अमेंडमेंट में ए लिखा जाता है, ए मीन्स कैपिटल ए, और हिंदी में क लिखा जाता है। तो विराट वर्मा आप चाहें तो किसी अदर की क्लास एक बार लेके जरूर देखना बेटा, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन क्या पढ़ाता है। जितना डिटेल मैं पढ़ाता हूँ इतना कोई नहीं पढ़ाता आपके यहाँ पर, डेफिनेटली मैं विद गारंटी कहता हूँ 101% कि सोशल डेमोक्रेसी क्या है कोई नहीं बताएगा, व्हाट इज द सोशल डेमोक्रेसी कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। मैं आपको एक्चुअली आपने स्टार्टिंग से एक बार क्लास लेके देखना, एक बार स्टार्टिंग से क्लास लेना, प्रॉपर चीज़ों को पढ़ रहे हैं। प्रियम्बल 5 मिनट में लोग पढ़ा के चले जाते हैं, विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट मैं 1 घंटे से प्रियम्बल ही पढ़ाई जा रहा हूँ आपको। तो कोशिश करो समझने, कोई डाउट है मेरे को बताओ, कोई डाउट है मेरे को बताओ, मैं एक एक शब्द का मीन्स आपको बता रहा हूँ, वो कोई नहीं पढ़ाता, है ना। हाँ, तो लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी इज नोन एज सोशल डेमोक्रेसी, याद रहेगा। क्या कहते हैं, सोशल डेमोक्रेसी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सोशल डेमोक्रेसी, इट मींस लिबर्टी, स्वतंत्रता, समानता प्लस भाईचारा, तीनों मिलकर होता है सोशल डेमोक्रेसी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। हिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं आपको, हिस्ट्री वाले सर कौन है। समानता के बिना स्वतंत्रता, बहुतों पर कुछ लोग, फिर भी अगर कोई समझ नहीं आता ना मेरे को बोल दो विराट, या कोई भी स्टूडेंट अगर किसी को कोई डाउट है मुझे जो बता दो कि सर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, और अच्छे से बता दूंगा जैसे आप लोग बोलते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कभी कुछ कमी भी होगी तो सुधार लेंगे, उसमें कोई टेंशन मत लो। तो समानता के बिना स्वतंत्रता बहुतों पर कुछ लोगों की सर्वोच्चता उत्पन्न करेगी, स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को मार देगी। तो लिबर्टी मतलब क्या हो गया बेटा, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्लस समानता प्लस बंधुता, भाईचारा, बंधुता मीन्स भाईचारा, सभी को मिला के क्या कहते हैं, ओके, सभी को मिला के क्या कहते हैं, सोशल डेमोक्रेसी होता है जिसे बोलते हैं सामाजिक, क्या कहते हैं, सामाजिक गणतंत्र। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड प्रियम्बल, प्रियम्बल से रिलेटेड कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस गए हैं बेटा, है ना, 2-3 केसेस इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। ऑल थ्री फॉर्म यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इफ एनी ऑफ दिस, ये तो हमने पढ़ लिया था, हम बात कर रहे हैं यहाँ से, ये वाला है केशवानंद भारती केस, ये वाला है ना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार कोई डाउट हुआ करे मुझे बता देना, हिस्ट्री मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं भी कुछ कुछ बता दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केशवानंद भारती केस, पहला वाला केस है केशवानंद भारती केस 1973। मतलब क्या कहता है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस केस में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस, अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस क्या है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था बेटा, उसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। इससे पहले इशू आया था, दैट क्या इशू था, व्हाट वाज द इशू, इशू ये था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। देन in the Supreme Court in the case of केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, ऐसे कहते हैं इसको,
1973 it declared that the preamble is the part of constitution। मतलब ये कहा गया कि जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का अंग है। ओके नीरज, वैसे दोनों में ही पढ़ाना चाहिए, बाइलिंगुअल पढ़ना चाहिए, मिक्स बच्चे होते हैं, इसीलिए मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आता है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों केसेस में क्या मान लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अंग है, अभिन्न अंग है। इट मींस दैट इज क्लियर बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो। व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का अंग है। अमेंडमेंट की अगर हम बात करें कि क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है, अमेंडमेंट इज पॉसिबल इन द प्रियम्बल, तो है। पहले क्या था, पहले देखते हैं। पहले ये था बेटा, वेदर प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड और नॉट वाज डेल्ट इन द केशवानंद भारती केस 1973। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्ड इट वर्डिक्ट इन बेरूबारी यूनियन केस 1960 में केस आया था, बेरूबारी केस, एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 बट सच अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहा गया केशवानंद भारती केस में 1973 में कि प्रस्तावना में क्या हो सकता है बेटा, संशोधन किया जा सकता है ना, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, इस पर डिस्कशन किया था, इसने कहा था किया जा सकता है, एक बार हुआ भी है, ठीक है ना बच्चे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस था बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस 1960 में कहा था, उन्होंने अपने फैसले को उल्टा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे 368 के तहत संशोधित भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के संशोधन के से संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां तक का अपना टॉपिक मेन था, जो हमने यहाँ पर बात जो की है, ये आपकी प्रियम्बल थी। प्रियम्बल में कोई भी डाउट हो, कल वाली परसों वाली क्लास में बात कर लेंगे, कल संडे है। जिन भी लोगों ने लेट से ज्वाइन किया है, आप सभी लोग एक बार पुरानी रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना, 3-4 क्लास हमारी निकली है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर करो, फिर बात करेंगे आज वाली क्लास से। आज जो क्लास थी, एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो आप। हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन है हमारा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए हाउ मेनी टाइम्स द प्रियम्बल of the Indian Constitution amended, अभी बताया था मैंने, कितनी बार भारतीय, मैं ही पढ़ाऊं कितनी बार, ये बेटा टीम जिसको प्रोवाइड करती है उसी को पढ़ाना होता है। कितनी बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोल रहा हूं बेटा, 104 तो टोटल है अवनीश, 104 तो बेटा टोटल है, ओनली वंस। कितनी बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है, संशोधन किया गया, ओनली वंस, यस ओनली वंस, केवल एक बार, ओनली वंस। कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ईयर था 1976, तो केवल एक बार ऐसा हुआ है बेटा, जस्ट हाँ यस, और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। तो चलिए आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे मंडे। आप पुरानी क्लासेस सारी देख लेना बेटा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, कोई भी डाउट है मेरे से बात कर लेना। क्लियर, थैंक यू।